हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 6 करेंगे जिसका नाम जंतुओं में जनन है। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका अभ्यास में दिया हुआ है, मतलब पाठ के जो पीछे आपके प्रश्न उत्तर दिए हैं वो आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह है सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। ठीक है, तो हमें ये समझाना है कि सजीवों के लिए जनन की जो प्रक्रिया है वह क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आंसर देखें इसका कि जनन सजीवों का मुख्य लक्षण है। बिल्कुल ठीक बात है कि ये इसका मुख्य लक्षण है। जनन द्वारा सजीव अपने जैसा जीव पैदा करते हैं, इससे प्रजाति की वृद्धि होती है। तो देखिए, प्रजाति की वृद्धि करनी भी ज़रूरी होती है ना, नहीं तो जो प्रजाति है वह विलुप्त हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और विलुप्त होने के बाद क्या है कि हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। या फिर आप खुद सोचिए कि मनुष्य ही अगर मान लो जनन की प्रक्रिया ना हो मनुष्य में, तो मनुष्य ही ज़मीन पर से यानी अपनी पृथ्वी पर से ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो जनन की प्रक्रिया जो है वह बहुत ही आवश्यक है। अब इसमें क्या है कि जो जीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है ना। अतः जीवन की उत्पत्ति से लेकर अब तक जीवन की निरंतरता जीवों में जनन के कारण बनी हुई है, अर्थात जीवों में उत्तरजीविता के लिए जनन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जनन की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। अगर जनन ना हो तो आगे पीढ़ी ना ही डेवलप हो। तो बच्चों आपने देखा कि जनन की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो सभी जीव इस अपनी पृथ्वी से जीव विलुप्त हो जाएंगे और कोई भी जीवन बचेगा ही नहीं, है ना। तो जनन है तो जीवन आगे बढ़ता रहता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती रहती है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम को समझाइए। तो ये आपका अभ्यास का प्रश्न है, इसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब अपने लघु उत्तर करे थे, कोई बात नहीं है, अभी हम लोग दोबारा देख लेते हैं इसको। तो निषेचन का प्रक्रम जो होता है बच्चों, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि जब नर युग्मक, जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं, है ना, शुक्राणु और मादा युग्मक जिसे अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, जब इन दोनों का संलयन होता है, मतलब इन दोनों का जब संलयन होता है तो हमारे पास जो बनता है वो होता है निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया होती है ये, और उससे जो बनता है उसको कहा जाता है युग्मनज। ठीक है, तो युग्मनज जो है वह शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनता है। यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं संलयन। ये क्या है? संलयन की प्रक्रिया है इनकी, और ये संलयन की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो यही है कि निषेचन को प्रक्रम को समझाइए। तो आपको याद रखना होगा कि नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु, और मादा युग्मक का क्या नाम है? अंडाणु। ठीक है, इन दोनों का जब संलयन हो रहा है तो निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, और इस निषेचन के फलस्वरूप जो बनता है वह युग्मनज कहलाता है। ठीक, तो यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं आप, इस चित्र में दिखाया हुआ है कि ये शुक्राणु है, ये चित्र आप देख रहे हैं। ठीक है, ये शुक्राणु का जो है 3 भाग होते हैं, ये सिर, ये मध्य भाग और ये इसकी पूंछ। ठीक है, तो सिर से यह अंडाणु में प्रवेश करता है, ये अंडाणु है यहाँ पर, और तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। अब निषेचन के फलस्वरूप जो बना है वह ये वाली संरचना है। ठीक है, जिसको युग्मनज कहा जाता है। तो आंसर जो लिखा है अब एक बार वो भी देख लेते हैं। आंसर में लिखा है सजीवों में जनन प्रक्रम का प्रथम चरण नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। तो ये याद रखें आप, शुक्राणु और अंडाणु, ये नाम बिल्कुल याद रखने आपने, का संलयन होता है। यह संलयन निषेचन कहलाता है। इसी को क्या कहा जाता है? निषेचन, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि निषेचन क्या है और युग्मनज फिर उसके बाद बनता है। ठीक, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो तीसरा क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है वो सर्वोचित उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 भाग दिए हुए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में जो लिखा गया है कि आंतरिक निषेचन क्या मतलब होता है, एक तरह से
तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि आंतरिक निषेचन एक्चुअल में होता कहाँ है। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है कि आंतरिक निषेचन एक्चुअल में होता कहाँ है। तो आंतरिक मतलब अंदर है ना, तो यानी कि मादा के शरीर के अंदर। तो मादा के शरीर में जो निषेचन होता है उसको कहा जाता है आंतरिक निषेचन। ठीक है बच्चों, तो आप ये आंसर देखिए, यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है मादा के शरीर में, दूसरा पार्ट में दिया मादा के शरीर से बाहर, तीसरा पार्ट जो दिया है नर के शरीर में, चौथे पार्ट में दिया है नर के शरीर से बाहर। तो देखो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि नर के शरीर में तो होता ही नहीं है ना। तो बचे 2 ऊपर वालों में से आपने मादा के शरीर में वाला जो है मतलब पहला भाग जो है वही इसका आंसर है। ठीक, तो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी वही है कि हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से एक ऑप्शन हमने चुनना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, तो हमें उस प्रक्रम का नाम बताना है जिसके द्वारा एक टेडपोल। तो बच्चों आपने देखा यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें बताना है कि टेडपोल जो होता है वह किस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, तो उस प्रक्रम का आपने नाम बताना है। तो देखें ये आपकी बुक का चित्र है, तो ये इस चित्र को पढ़ते हुए आपको याद आ गया होगा कि वो क्या कहलाता है, कायांतरण। कायांतरण क्या होता है ये आगे क्वेश्चन भी है, तो उसमें आपको दोबारा से हमें इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। जो युग्मनज बनता है वो आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पहले क्वेश्चन में ही था कि शुक्राणु जो होता है और साथ में अंडाणु का जो संलयन होता है उसके बाद जो बनता है उसको कहते हैं युग्मनज। ठीक है, तो युग्मनज जो होता है ना बच्चों, वो ये चित्र देख रहे हैं, आपको याद भी आ गया होगा इसको देखकर। तो इसमें ये देखिए, ये चित्र में जो ये लिखा हुआ है संलयित केंद्रक। ठीक है, तो ये केंद्रक जो है पूरा एक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम कितना केंद्रक बताएंगे, एक केंद्रक। तो आंसर देखें, दूसरा वाला जिसमें एक लिखा हुआ है तो वही इसका आंसर हो गया कि युग्मनज में जो केंद्रक पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, एक होती है। ठीक है, तो आंसर आप याद रखेंगे एक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो सत्य और असत्य हमें बताना है। ठीक है, तो सत्य के लिए जो संकेतिक यहाँ लिखा हुआ है संकेतिक कीजिए। तो सत्य के लिए टी लगाना है और असत्य के लिए जो है वह लगाना है एफ। ठीक है, तो सत्य के लिए टी लगाएंगे, असत्य के लिए एफ लगाएंगे, यानी फॉल्स। और टी से ट्रू, टी से होता है, इंग्लिश का वर्ड है बेटा ट्रू, और असत्य फॉल्स, और इसका मतलब एफ जो है सिर्फ इसका संकेत हमने यूज़ करना है, ऐसे ही ट्रू का टी हमने यूज़ करना है। ठीक, तो पहला जो आपके आगे लिखा हुआ है वह है अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो अंडप्रजक में आपको समझाया था पहले, यहाँ अंड लिखा हुआ है, इससे भी आप जान सकते हैं कि अंडप्रजक जो जंतु होते हैं वो अंडे को जन्म देते हैं, वह जो है शिशु को जन्म नहीं देते। पहले वो अंडा निर्मोचित करते हैं, उसके बाद उसमें से प्रस्फुटन होकर और जो शिशु है वो बाद में जन्म लेता है। जैसे मुर्गी जो होती है, मुर्गी के एग्जाम्पल से आपको याद आ गया होगा कि मुर्गी जो होती है पहले अंडा देती है, उसके बाद उसमें से चूजा निकलता है। ठीक है, तो मुर्गी का चूजा बाद में निकलता है। तो इसलिए अंडप्रजक जीव कौन से हो गए, जो अंडा को जन्म देते हैं, शिशु को नहीं जन्म देते। तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स, यानी एफ। ठीक है, ये अपना पहला हो गया फॉल्स। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा है प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। ये बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने इसका चित्र भी किया था, इस तरह से आपको याद होगा, थोड़ा चित्र था इसका। ठीक है, ये सिर बीच का मध्य भाग होता है और पीछे पूंछ होती है शुक्राणु की। ठीक है, तो शुक्राणु जो है वह केवल एक कोशिका होती है, एकल कोशिका जिसे हम कहते हैं। तो ये ट्रू है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका सत्य है टी।
मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ये तीसरा जो है अब अपने पास वो है मेंढक के बारे में। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है या नहीं होता? तो मेंढक में बिल्कुल बाह्य निषेचन होता है। जो नर और मादा मेंढक होते हैं वह दोनों के दोनों अपना जो अंडे होते हैं, मतलब अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं, उनको पानी में छोड़ देते हैं, है ना, पानी में छोड़ देते हैं। तो वहीं पर फिर उनका संलयन होता है। कहाँ संलयन होता है इनका? पानी में संलयन होता है ना, वही निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। तो इसलिए ये निषेचन कौन सा हो गया? बाह्य निषेचन, जो मादा के शरीर के अंदर नहीं हो रहा है ना। बाह्य निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर से बाहर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बाह्य निषेचन है, ठीक। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना ट्रू हो जाएगा। तो ये भी अपना सत्य हो गया, ठीक है। तो ये अपना सत्य हो गया। इसके बाद चौथा देखते हैं, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। तो देखिए, नए जीवन का प्रारंभ जो होता है वो युग्मनज से शुरू होता है, ठीक है। तो युग्मनज जब बन जाता है तो उसके बाद नया जीवन शुरू होता है। तो इसलिए ये यहाँ पर आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका फॉल्स हो गया, यानी एफ आ गया इसका, ठीक। अब अगले देखते हैं। अगले में जो लिखा हुआ है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। तो निषेचन के पश्चात जो अंडा बनता है, मतलब कि युग्मनज जो बनता है, तो हमने पीछे देखा था युग्मनज जो है वह एक ही कोश केंद्रक वाली होती है। एक केंद्रक होता है उसमें, जो चित्र भी देखा था आप लोगों ने, एक, है ना। तो ये कैसा हो गया? एकल कोशिका, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। तो ये एकल कोशिका है, ये राइट हो गया। इसके बाद अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। ये यहाँ पर गलत है बच्चों, देखो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अमीबा जो होता है वह द्विखंडन द्वारा अपना आगे जनन करता है। द्विखंडन जिसमें यह है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है आगे क्वेश्चंस में। तो द्विखंडन की प्रक्रिया क्या होती है अमीबा में, वो पूरा आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी आप ये जान लें कि अमीबा मुकुलन के द्वारा जनन नहीं करता, द्विखंडन के द्वारा करता है। तो इसलिए ये अपना फॉल्स हो गया, ठीक है, यानी कि ये बात गलत है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगले में लिखा है, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। ये जो निषेचन की प्रक्रिया होती है अलैंगिक जनन में, जैसे अब ये अमीबा है, देखें बच्चों, अमीबा जो है वह द्विखंडन से अपना आगे द्विखंडन की प्रक्रिया से आगे जनन करता है। तो ये क्या है? यहाँ केवल एक ही जीव है, ठीक है। एक जीव जो है वही आगे अपना विभाजित होकर नया जीव बना रहा है। तो निषेचन की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं हुई, है ना। निषेचन तो कब होता है? जब 2 जीवों से कोशिकाएं आती हैं और उनका आपस में संलयन होता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका फॉल्स हो गया, यानी कि ये बात असत्य है। इसके बाद देखें, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, बिल्कुल ठीक है। ये अभी हम लोगों ने नीचे ही देखा है कि द्विखंडन जो है जिसमें एक ही जीव जो है आगे जनन करता है, और अलैंगिक जनन कौन सा होता है बच्चों? वही जिसमें केवल एक ही जीव आगे जनन प्रक्रिया करता है। तो ये ट्रू हो गया, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसके बाद अगला जो है वह देखते हैं। आगे लिखा है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, बिल्कुल ठीक। ये हम लोग कई बार दोहरा चुके हैं ये बात कि निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलकर संलयन करते हैं तो युग्मनज बनता है, और वह निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये आपका सत्य हो गया, ट्रू। इसके बाद अगला जो है आपका वह है असत्य असत्य में आखिरी है। इसमें लिखा है, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भ्रूण जो होता है बच्चों, क्योंकि युग्मनज जो होता है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं आगे बनती जाती हैं, है ना। वह विभाजित होता रहता है, तो उसमें कई कोशिकाएं बन जाती है। वह बहुकोशिकीय आगे जब उसकी डेवलपमेंट होती है युग्मनज की, तो वह बहुकोशिकीय बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बात यहाँ पर आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ये फॉल्स है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा कि भ्रूण जो होता है वह एकल कोशिका है या नहीं, मतलब किस तरह से हमने कहा है उसे। तो ये देखें, युग्मनज और गर्भ में अंतर बताना है, ठीक है, दो भिन्नताएं बतानी है। तो युग्मनज आपको याद ही हो गया होगा बच्चों, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से जो निषेचन प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज। तो यहाँ पर आंसर में भी यही लिखा गया है कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जो हैं उनके संलयन से युग्मनज बनता है, ठीक है। अब युग्मनज जो है ये केवल एक ही कोशिका होती है, यह एकल कोशिका कहलाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही केंद्रक होता है, ठीक। तो इसके बाद ये देखें, अब हम यहाँ पर गर्भ के बारे में देखते हैं। तो गर्भ जो है बच्चों, जैसे युग्मनज बना है, युग्मनज के बनने के बाद वह आगे विकसित होता है और कई सारी कोशिकाओं में बढ़ता जाता है, ठीक है। वह कोशिकाएं समूहीकृत होंगी, समूहीकृत होकर उसके बाद वह क्या होता है, जो गर्भाशय होता है वहाँ जाकर रोपित हो जाता है और उस वक्त वह भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, ठीक है। भ्रूण जो होता है वह धीरे धीरे और विकसित होता जाता है। अब जो भ्रूण है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं बन गई होती हैं जिससे कि अंग बनने आगे शुरू होंगे, ठीक है। तो ये करीब 9 सप्ताह तक की प्रक्रिया होती है। इसके बाद 9 सप्ताह के बाद का जो आगे फर्दर ग्रोथ या विकास होता है उसमें गर्भ कहलाना शुरू हो जाता है वो, ठीक है। तो भ्रूण से फिर उसे गर्भ कहते हैं, जहाँ पर अंग जो होते हैं वह दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जब जीव के अंग दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, अंग जो हैं वह बनने शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप, है ना, बनकर वह स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, तब गर्भ कहलाना शुरू हो जाता है। जो भ्रूण है उसको अब क्या कहते हैं, गर्भ कहेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गर्भ जो है उसमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो है वो अंग बनते हैं, ठीक है। तो गर्भ क्या है, बहुल कोशिका है, मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होते हैं, इसको बहुकोशिकीय कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा अंतर है उसमें यही लिखा है कि गर्भ एक बहुकोशिका है, अर्थात अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। और इसका जो पहला पॉइंट है वो और देख लेते हैं, युग्मनज में अनेक बार विभाजन होता है, उससे भ्रूण बनता है। यही भ्रूण में जब अंग पहचानने योग्य हो जाते हैं तब गर्भ कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि गर्भ और युग्मनज में क्या अंतर है। युग्मनज जो है वह नर युग्मक शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं, मतलब मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है, और यह एक एकल कोशिका है और यहाँ ये एक बहुकोशिका है, ठीक है, यानी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र के सहायता से भी आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग या जो लिखा हुआ है ये है युग्मनज, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है युग्मनज, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये जो कोशिका है यह विभाजित हो गई है 2 में, फिर ये 4 कोशिका बन गई हैं, फिर ये 8 और ये 16, इस तरह से ये डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं, ये अनेक कोशिकाएं बनती जा रही हैं। तो अनेक कोशिकाएं बनती जा रही हैं तो यानी कि ये बहुकोशिकीय कह सकते हैं ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक चिड़िया का एक खिलौना है तो आप कहेंगे कि नहीं मेरे पास तो 4 खिलौने हैं, तो हम उसको कह सकते हैं ना कि आपके पास अनेक खिलौने हैं। तो बहुवचन में अगर बात करें तो वो बहुवचन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन की बात है, उसी तरह यहाँ बहु का मतलब अनेक है, यानी कि अनेक कोशिकाएं हैं। तो ये देखें, ये सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग जो युग्मनज है उसमें सिर्फ एक कोशिका है, बाकी सब में कोशिकाएं बढ़ती जा रही हैं। फिर ये यहाँ देखते हैं आप लोग कि ये जो समूहीकृत हो गई हैं, ये कोशिकाएं साइड साइड में आ गई हैं, बीच में जगह खाली हो गई है। और फिर इस तरह से ये देखें, ये धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, जो शिशु का विकास होता जा रहा है। ये क्या है, भ्रूण है, ये यहाँ तक क्या है, भ्रूण है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 10 सप्ताह का हो गया है। 10 सप्ताह से पहले 9 सप्ताह तक का जो होता है उसको हम कहते हैं भ्रूण, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये अंग बनने शुरू हो गए हैं, ये अंग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये हाथ जो है बिल्कुल साफ देख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक का जो है आपका भ्रूण है,
और इसके बाद का जो है आपका वह गर्भ है। तो इसके बाद ये सारा जो गर्भ है और ये शिशु का पूरा विकास हो जाता है और उसके बाद विकसित शिशु का जन्म होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि युग्मनज और गर्भ में क्या अंतर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो पीछे हमारे आया था द्विखंडन और मुकुलन, उनको अब यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से स्पष्टतः पढ़ लेते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें वह जनन का प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। आपने ये बात याद रखनी है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी कि एक ही जीव जो है वही आगे जनन करता है, अपने जैसी संतति उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, तो हम उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी विभिन्न विधियां हैं। इसकी विभिन्न जो विधियां हैं उनमें आपके जो सिलेबस में है वह है द्विखंडन और मुकुलन। तो द्विखंडन और मुकुलन के बारे में देखते हैं। अब द्विखंडन में मतलब आप देख सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब 2, खंडन मतलब खंडित हो जाना, यानी विभाजन हो जाना या बट जाना। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, विभाजन हो जाना या बट जाना। ठीक है, तो 2 भागों में जब जीव बट जाता है तो वह द्विखंडन की विधि कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो लिखा है एक बार आंसर देख लेते हैं। इस विधि द्वारा एक वयस्क जीव जनन के लिए 2 भागों में विभाजित हो जाता है, इसे द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण, अमीबा में जनन द्विखंडन से होता है। तो अमीबा में जो जनन की प्रक्रिया है वो आप इस चित्र की मदद से देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र दिया हुआ है ये अमीबा में द्विखंडन का दिया है, ये आपकी बुक से लिया गया है चित्र। ये देखें, ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा के अंदर यहाँ पर ये केंद्रक होता है, तो केंद्रक जो है वह विभाजित होना शुरू होता है। द्विखंडन की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण यही होता है कि जो केंद्रक होता है बच्चों वह विभाजित होना शुरू हो जाता है। केंद्रक विभाजित होता है, जैसे ये छोटा सा केंद्रक है, ये कैसे इस तरह से विभाजित होना शुरू हो जाएगा। ये पूरी तरह से फिर 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये देखें, ये अंदर से ये जो केंद्रक है ये विभाजित हो रहा है, इसके साथ साथ जो बाह्य इसकी आकृति है वो भी विभाजित हो जाती है, और इस तरह से ये एक जीव और ये दूसरा जीव, 2 जीव बन गए और इनमें केंद्रक जो है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा अमीबा में 2 जीव कैसे बने, सिर्फ एक जीव से। ये जो एक जीव था इसी ने यहाँ 2 जीवों को जन्म दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह के जनन को कहते हैं द्विखंडन। क्या कहेंगे बच्चों इसे? द्विखंडन, जिसमें एक जीव जो है 2 भागों में विभाजित हो गया और 2 जीव बन गए उसके। ठीक, तो इसके बाद अगला देखते हैं मुकुलन। अब मुकुलन को एक बार समझ लेते हैं। मुकुल शब्द जो होता है वह कली का पर्यायवाची है, मुकुल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो जनन प्रक्रिया है उसमें एक मुकुल बनेगा। ये देखें आप, ये जैसे ये हाइड्रा का चित्र दिया हुआ है, इसमें ये छोटा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस भाग को मुकुल कहा जाता है। ये देखें, दूसरे चित्र में थोड़ा और स्पष्ट दिख रहा है। इस चित्र को एक बार बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखें कि ये जो है हाइड्रा में ये मुकुल निकल रहा है, ये धीरे धीरे और बढ़ गया है। उसके बाद थोड़ा और ग्रोथ होने के बाद ये इस जो पेरेंट जीव है यानी कि जो उसका जनक जीव है उससे वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग होके वो पूरी तरह से जैसे पहले वाला जीव है उसमें विकसित हो जाएगा। ये बिल्कुल पूरी तरह से पहले वाले जीव में विकसित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है आंसर एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आंसर में? लिखा है, इस विधि द्वारा एक वयस्क जीव में जनन के लिए उभार यानी मुकुल विकसित हो जाता है, जो धीरे धीरे पूर्ण वयस्क जीव बन जाता है, इसे मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मुकुलन की विधि क्या होती है। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा के गर्भाशय में बच्चों, गर्भाशय जो है वहाँ पर भ्रूण का रोपण होता है। वहीं पर 1 हफ्ते के बाद जो है भ्रूण जो है वो रोपित हो जाता है और वह आगे वृद्धि करता है। ठीक,
तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है उसमें जो लिखा है वह देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है कायांतरण किसे कहते हैं। तो पीछे आया था हमारे पास, तब मैंने आपको बोला था कि आगे कायांतरण के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको उदाहरण के साथ भी आपने एक्सप्लेन करना है। तो पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं। जंतु के लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन, इसको थोड़ा सा आपके लिए और बड़ा कर देते हैं। अब देखते हैं, जंतु के लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। और उदाहरण हो गया इसका मेंढक। मेंढक के विकास में विभिन्न चरण होते हैं, जिनमें टेडपोल जो होता है वह कायांतरित होकर मेंढक की आकृति में आ जाता है और वह धीरे धीरे वयस्क में बदल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ इस चित्र की सहायता से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है, एग, यानी कि ये जो अंडे हैं ये युग्मनज जो बना था, मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु, क्योंकि इसमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। मेंढक जो है वह नर और मादा मेंढक दोनों शुक्राणु और अंडाणु को पानी में छोड़ देते हैं। ठीक है, वहीं पर इनका निषेचन होता है और उससे जो युग्मनज बना है, ठीक है, वह है ये पहला चित्र में। ठीक है, अब इन अंडों से जो युग्मनज जो है इससे जो बना उसको कहा जाता है टेडपोल। क्या कहते हैं बच्चों, इस आकृति को कहा जाता है टेडपोल। ठीक, अब ये टेडपोल जो है धीरे धीरे अपना विकास करेगा। अपने वृद्धि के बाद क्या होता है, इसके जो अंग होते हैं वह पहले बिल्कुल पानी में रहने लायक होते हैं, मतलब इसमें जो गुण होते हैं वो पानी के जीव वाले होते हैं। जैसे मछली अपना श्वसन गिल से, गलफड़ों से करती है, वैसे ये भी श्वसन करता है, परंतु धीरे धीरे इसके ये जो अंग हैं ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी बजाय, क्योंकि मेंढक आपने देखा होगा ज़मीन पे भी बहुत आसानी से रह लेता है ना, तो वो उसको ज़मीन पे भी श्वसन प्रक्रिया करनी है, तो इसलिए इसमें अब इसके श्वसन की प्रणाली जो है बिल्कुल बदलने लग जाती है। और ये देखें आप, इसके धीरे धीरे पैर भी निकलने लग गए हैं। तो ये टेडपोल बदल रहा है। ये इसके पहले 2 पाँव निकलते हैं, फिर ये धीरे धीरे 4 पाँव निकलते हैं। और ये जो इसकी पूँछ पे आप फिन देख रहे होंगे, ये जो होता है इसका, जो इसको तैरने में मदद करता है, ये भी इसका छोटा होता जाएगा और ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, ये देखें, ये इस मेंढक में, वयस्क मेंढक में ये नहीं होता। ठीक है, तो धीरे धीरे ये छोटा मेंढक बनता गया है और ये बिल्कुल इसकी पूँछ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक, और इसमें अब क्योंकि इसको ज़मीन पे भी श्वसन करना है, ज़मीन पे श्वसन के लिए इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों, इसमें फेफड़ों की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे कि ये ज़मीन पर भी श्वसन कर सकता है। और साथ में जब ये पानी में होता है तो यह त्वचा से श्वसन करता है। ठीक, तो पहले जो टेडपोल था, जो टेडपोल है वह किन से श्वसन कर रहा था, गलफड़ों से कर रहा था श्वसन। तो ये देखिए, ये इसकी काया का आप देख सकते हैं पूरी तरह से रूपांतरण हो गया है ना। ये कहाँ बिल्कुल मछली की आकृति का दिख रहा है और ये देखें, ये मेंढक आपको बिल्कुल अलग आकृति का दिख रहा है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कायांतरण। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, कायांतरण, मतलब काया का रूपांतरण हो गया है पूरी तरह से। ठीक है, काया जो है उसकी वह रूप परिवर्तित करके ऐसे बदल गई है। ठीक, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कायांतरण क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो आंतरिक निषेचन मतलब अंदर जो होता है मादा के शरीर के अंदर, तो वही लिखा है, यह निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। बाह्य निषेचन मतलब बाहर, है ना, तो यह निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। ठीक, तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है, जो मादा के शरीर के बाहर होता है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, आंतरिक निषेचन का। निषेचन के बाद बनने वाले युग्मनज का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है। इसमें उदाहरण दे दिए मनुष्य और गाय। अब यहाँ पर बाह्य निषेचन में, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया ही बाहर हुई है, तो जो युग्मनज है उसका विकास, उसके बाद जो उसका विकास होगा वह शरीर के बाहर ही होना है ना, तो वो बाहर ही होता है। और इसके एग्जाम्पल हो गए मेंढक और मछली। तो ये देखें, आप चित्र की मदद से भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ओवम मतलब अंडाणु है, और स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु। ठीक है,
ये दोनों का संलयन जो है मादा के शरीर के अंदर होता है, इसलिए ये आंतरिक निषेचन। और यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये मादा मछली है और ये नीचे नर मछली है। ये दोनों ही अपने अपने अंडाणु और शुक्राणु जो है पानी में छोड़ दे रहे हैं और वहीं पर इनका निषेचन होता है। ठीक है, तो ये बाह्य निषेचन कहलाता है, जहाँ पर बाहर निषेचन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जो है ये आपका एक पहेली के रूप में दिया गया है। तो देखें, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। तो बच्चों, इसको करने में बहुत मज़ा आएगा। आपने अगर ध्यान से सारा पाठ समझा है तो आप बहुत आसानी से इसे कर लेंगे, ज़रा भी आपको देर नहीं लगेगी इसे पूरा करने में। अब देखें, बाईं से दाईं ओर, यानी कि बाईं से दाईं ओर हम इसमें इस तरफ चलेंगे। ठीक है, पहला नंबर 1 में, नंबर 1 देखें, ये लिखा है यहाँ नंबर 1, यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। मतलब अब आपको बताना है कि अंडाणु जो हैं वह कौन से भाग में उत्पादित होते हैं। आपको याद आ रहा होगा, अंडाणु को उत्पन्न करने वाला मादा का अंग होता है अंडाशय, है ना। तो देखें, यहाँ अ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, और य भी पहले से लिखा है, तो बीच के जो 2 शब्द हैं वो अंडाशय आपके। आप इसको नीचे देख सकते हैं, नीचे आपके लिए सॉल्यूशन करके दिया हुआ है अंडाशय। ठीक है, आप पहले खुद इसको करके देखें, तो उसके बाद नीचे आंसर्स देखेंगे। ठीक, तो ये आप पहला आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा है वृषण में उत्पादित होते हैं। तो वृषण में कौन उत्पादित होते हैं बच्चों, याद आ रहा होगा आपको, जिनको कहते हैं शुक्राणु। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ देखें, जो 3 नंबर, क्योंकि यहाँ पर अब देखें ये 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा है, तो अब आपका आंसर भी 3 नंबर में ही जाएगा। ये 3 है ना, तो ये 3 है। यहाँ शु पहले से ही लिखा हुआ है, यानी आपको इसको पूरा करना है शुक्राणु, और बीच में लिख देना है क्योंकि अणु भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका शुक्राणु हो गया। उसके बाद चौथा देखते हैं। 4 नंबर पे लिखा है हाइड्रा का अलैंगिक जनन। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है हाइड्रा का अलैंगिक जनन, यानी कि ये 4 नंबर देखे, ये लिखा हुआ है, मुँह भी वर्ड लिखा हुआ है और लास्ट में ना भी, तो आपको याद आ गया होगा बीच में क्या आएगा, मुकुलन, यानी कु और ल, मुकुलन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर, यानी अब हमने इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर फिल करना है। ठीक, तो इसके लिए ये देखें, यहाँ पहला यानी कि ये हम जैसे अंडाशय में बाईं से दाईं ओर कर चुके हैं, अब इसको इस तरह से ऊपर से नीचे करेंगे। ठीक है, ये है मादा युग्मक है, मादा युग्मक। अब ये ऊपर ही हमने करा है अंडाणु, तो ये आपका आ तो पहले ही लिखा हुआ है, अणा भी लिखा हुआ है, तो बीच में आप लिख देंगे ड, अंडाणु। ये पूरा हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर में लिखा है नर और मादा युग्मक का मिलना। ये हम बार बार कर चुके हैं, अब तो आपको याद भी हो गया होगा बच्चों। ये देखें, ये 2 नंबर यहाँ लिखा है, यानी इस तरह से आपको नीचे करना है। तो नी पहले लिखा है, ना लास्ट में लिखा हुआ है, तो आपको याद हो गया, नी से क्या बनेगा यहाँ, निषेचन। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, निषेचन। ठीक, तो ये आंसर आ गया आपका निषेचन। इसके बाद देखें, एक अंडप्रजक जंतु यानी अंडा देने वाला जंतु, है ना। अंडप्रजक जंतु वही होते हैं ना जहाँ पर अंडा उत्पन्न होता है। मादा जो है वो शिशु को जन्म ना देकर अंडे को जन्म देती हैं, तो उसे अंडप्रजक जंतु कहते हैं, जैसे मुर्गी होती है ना। तो देखते हैं चौथे नंबर पे, ओह देखो यहाँ पर पहले ही मुँह लिखा हुआ है और ऊपर से नीचे हमने इसे पूरा करना है, यानी कि आप मुर्गी आराम से लिख सकते हैं यहाँ, तो ये मुर्गी हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपकी ये वर्ग पहेली, मतलब जो आपकी शब्द पहेली थी वह पूरी हो गई बच्चों। ये देखें आंसर में यहाँ लिखा हुआ है मुर्गी। ठीक, ये सारे आंसर अब आप यहाँ नीचे से देख सकते हैं। अंडाशय, यहाँ है निषेचन, ये अंडाणु, ये शुक्राणु और ये मुकुलन, और नीचे की तरफ मुर्गी। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आप जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ज़रूर ही चैनल को, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। आप जो लाइक और कमेंट करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो में कुछ कमी तो नहीं है, और उसको आगे सुधारने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर दें। धन्यवाद बच्चों।